बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 19 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स। पहली बड़ी खबर सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से इदारों को, ख़ास तौर पर नैब को एक मरतबा फिर ग्रीन सिग्नल। मियाँ नवाज शरीफ साहब की करप्शन, मुबैना करप्शन के हवाले से फ़ाइलें खोल ली जाएँ, इस हवाले से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। आइनी और कानूनी कार्रवाई जहाँ रुकी थी उसको अदालतों में बिल्कुल उसी जगह से आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, ख़ास तौर पर इसमें जिक्र किया जा रहा है जिन बड़े केसेस का, उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि एक ऐसे मौके के ऊपर के जब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल होने की बात हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुबैना करप्शन के हवाले से इदारों ने दोबारा एक बार फिर फाइलें क्यों खोलनी हैं। दूसरी बड़ी खबर जाती उमरा से। जी हाँ, इस ख्वाहिश का इज़हार मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से अपने करीबी हलकों से किया गया था कि नए DGISI की तैनाती, जो कि मुमकिना तौर पर अगस्त के महीने में हो सकती है, उस हवाले से मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोशिश करें कि नवाज शरीफ साहब का तजवीज़ करदा नाम वो जाए आगे, उसके ऊपर ना सिर्फ गौर हो बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नए DGISI की तैनाती हो। और एक अहम तरीन मामला कि जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की गवाही की ज़रूरत भी पड़ सकती है। क्या मामला है, इसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने। और तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से एक दावा जो किया गया, अब असल में कहानी कुछ और निकली। पहले बज़ाहिर इस किस्म की खबरें और इस किस्म का तासुर बन रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ़ और सिर्फ मुफाहमत ही के हवाले से जो है वो एक ऑफ़र की गई और उसके नताइज बताए गए। अब कहानी का दूसरा रुख, उसके अंदर एक ट्विस्ट भी है, वो क्या तफसीलात हैं वो भी पूरी की पूरी जनाब आपके सामने रखते हैं। पहले मामला शुरू कर लेते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है, माजी के अंदर भी रही, इस मरतबा भी ये ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर नए मुमकिना DGISI का ना सिर्फ नाम दें बल्कि उनकी तैनाती भी यकीनी बनाएं। और चंद दिन से इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि नए DGISI के लिए जो DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब और इसी तरह DGMI मेजर जनरल वाजिद अजीज़ साहब, उनके नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश इस हवाले से कुछ और है, जिसके मुतल्लिक कुछ सीनियर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के खासा करीबी रहा, वो पहले भी अपने व्लॉग्स के अंदर जिक्र कर चुके, आजकल एक मरतबा फिर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर नाम गर्दिश कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस अहम तरीन ओहदे के ऊपर एक रिटायर्ड जर्नैल की तैनाती चाहते हैं, माजी में भी चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काउंटर मूव के तौर पर ही जब पाकिस्तान के अंदर एक कौमी हुकूमत का फार्मूला डिस्कस किया जा रहा है, कौमी हुकूमत का फार्मूला बनाया जा रहा है, तो ऐसे ही माहौल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को जवाबी पैगाम देने के लिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से तासुर बनाने के हवाले से बाकायदा तौर पर ड्यूटीज़ असाइन कर चुके हैं कुछ मुस्लिम लीग नवाज़ के अहम तरीन रहनुमाओं को, उसके काउंटर के तौर पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से माजी के तमाम तर केसेस एक बार फिर खोले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आगे बढ़ने से पहले हमेशा मुहब्बे वतन हल्के जो है वो इस ख्वाहिश का इज़हार भी करते हैं कि काश कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा एहतसाब हो कि जिस एहतसाब के पीछे कम से कम ये ना हो कि यहाँ से डरा के इसके बदले फ़लाँ चीज़ मनवा ली जाए। माजी में तो हम इसी किस्म का एहतसाब देखते रहे। सवालात एक बार फिर उठ रहे हैं कि मुबैना करप्शन के हवाले से फ़ाइलें हों या इस किस्म की खबरें हों, उसी वक्त ही क्यों सामने आती हैं जब किसी किस्म की आर्म ट्विस्टिंग करनी हो। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग की जानिब से बज़ाहिर उस तरह का ग्रीन सिग्नल 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से नहीं है, जिसके बाद ना सिर्फ फैसल वाउडा साहब मंजर आम पर आए बल्कि 3-4 कालम निगारों की कुछ ऐसी तहरीरें भी सामने आईं कि मौजूदा निज़ाम को लपेटने की कोशिश की जा रही है। और इसी दौरान फिर इमरान खान साहब से मुलाकात की खबरें भी आईं। ये दावे भी किए जाने लगे कि इमरान खान साहब कुछ थोड़ी सी उन्होंने लचक दिखाई। इमरान खान साहब ने यकीन दहानी कराई कि जेल से बाहर आने के बाद वो ज़ाती बदला किसी किस्म का नहीं लेंगे, हाँ आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा और कौमी हुकूमत कम से कम अरसे के लिए
जो है वो अपना काम करने के बाद मुल्क को अगर नए इंतखाबात की जानिब बढ़ाएगी तो ऐसी सूरत में ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी किस्म की मुफाहमत हो सकती है। ख़बरें इस वक्त क्या हैं? साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब की गवाही के हवाले से, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की गवाही के हवाले से ख़बरें ये हैं कि सिक्योरिटी ज़राए ने चंद दिन पहले कुछ सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग में बड़े लंबे अरसे बाद ना सिर्फ एक फरमाइशी सवाल पूछवाया गया 9 मई के हवाले से, बल्कि उसको फिर बाकायदा तौर पर उसका जो जवाब आया वो फिर टीवी चैनल की स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करके चलवाया गया। हम ये देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि गुज़श्ता चंद अरसे से 9 मई का जो मामला है वो DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से उस तरह उसके ऊपर ज़ोर नहीं दिया जा रहा था, ना ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर उसका जिक्र आ रहा था। शुरू में ये दोनों ऐसे फोरम थे कि जहां मुसलसल 9 मई के हवाले से कोई ना कोई बयान सामने आता रहा, फिर इसके ऊपर एक खामोशी हो गई और फिर उसके बाद लोग भूल गए कि जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ़्तार हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक ये कहा गया था कि जनाब वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दे सकते हैं कि 9 मई के अंदर इमरान खान साहब का क्या किरदार था या जनरल फैज़ हमीद साहब का क्या किरदार था। फिर ये भी कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो जनरल फैज़ हमीद साहब के बॉस थे उनके मुतल्लिक भी कहा गया कि वो भी इस मामले के ऊपर सामने आकर गवाही दे सकते हैं। अब फिर इस किस्म की ख़बरें गर्दिश में हैं और पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भिजवाया गया है कि अगर आप हमारे साथ किसी मुफाहमत के ऊपर राज़ी नहीं होते, अगर इमरान खान साहब किसी डील या NRO की हमायत नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 9 मई के जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ाए जाएंगे। आपने गौर किया होगा, नोट किया होगा कि अदालतों से शुरू में एक स्पीड के साथ 9 मई के हवाले से फ़ैसले आ रहे थे, उसके बाद फिर ऐसे तमाम तर किरदार अचानक बरी होना शुरू हो गए, डेफिनेटली क्योंकि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। और फिर उसके बाद इस किस्म की ख़बरें आईं कि 9 मई के हवाले से प्रोसिक्यूशन जो है वो नए केसेस तैयार करेगी, नए सबूतों के साथ सामने आएगी। और मुसलसल इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा कि अगर आपने दूध का दूध और पानी का पानी करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 9 मई के पीछे कौन है, 9 मई किसने करवाया, तो उसके लिए आप CCTV फुटेज जो है वो जिनके पास है उस CCTV फुटेज को आप बरामद करें, वो अदालती कमीशन के आगे पेश करें, पूरी आवाम को दिखाएं, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार 9 मई का मंसूबा कहाँ तरतीब दिया गया, 9 मई के मंसूबे के पीछे कौन था और उसके मकासद क्या थे। डेफिनेटली 9 मई का जिस सियासी जमात को या सियासी शख्सियत को सबसे बड़ा नुकसान मीडिया के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की गई तासुर बनाकर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान थे। लेकिन इसके बावजूद अवाम ने वो बयानिया बाय नहीं किया और यही नाराज़गी की वजह भी है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जो चुनतख़ब हुकूमत है वो किसी किस्म का सियासी बयानिया अवाम के अंदर इस हवाले से बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जनाब 9 मई उन्होंने किया या एक ऐसा मामला था जो उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर सवालिया निशान है या उन्हें उस मामले के ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए, इसके बरक्स इस तमाम तर मामले का लोग ठट्ठा उड़ाते हुए भी नज़र आए टीवी चैनल की स्क्रीन पर। जिस किस्म की गुफ्तगू 9 मई के हवाले से होती रही, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग की कारकर्दगी से उस तरह से सेटिस्फाई नहीं है। और अब कहा यह जा रहा है कि नए इस निज़ाम के तहत, नए इंतज़ाम के तहत काबीना के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होनी हैं। अगर मामलात कौमी हुकूमत की तरफ नहीं जाते, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं बनती, तो अगले 6 माह का जो फेज़ है वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के लिए भी खासा सख्त साबित हो सकता है। इत्तलात ये हैं कि नैब को भी कह दिया गया, दीगर इदारों को भी कह दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुबैना करप्शन के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुबैना भारत और इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से तमाम तर जो फाइल्स हैं, तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक बार फिर खोल लिए जाएँ, उनका जायज़ा लिया जाए। मैं माजी के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हुए आपको ये बता दूँ कि एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक मशहूर ज़माना काल है जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जाता रहा कि वो जनाब उसके मुतल्लिक ये दावा किया जाता रहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है और साबिक DGI जिनको मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, मुशर्रफ साहब को हटाने के बाद उन्होंने वो कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। जी हाँ, मैं बिल्कुल जनरल ज़ियाउद्दीन साहब का जिक्र कर रहा हूँ। और ये कहा जा रहा था कि उनके एक इंतहाई काबिल अफसर के पास वो टेप मौजूद है
जब 12 अक्टूबर को फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस के टेलीफोन से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी से गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे ये पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान के ऊपर कितनी देर पर हमला कर सकते हैं, कितनी देर में हमला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल जो हैं वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं और मेरे इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। मुबैना तौर पर यह दावा किया गया था कि ये ऑडियो टेप पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास मौजूद है। इन दिनों फिर इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं कि वो जो ऑडियो टेप है उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरा मामला एक जो है वो इसराइल से हासिल किए जाने वाले ऐसे खुफिया आलात के हवाले से था, जिस पर जंग ग्रुप ने भी खबरें की 12 अक्टूबर 1999 के बाद कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब, जजेस साहिबान, आर्मी चीफ साहब, कोर कमांडर, इन तमाम की जो ऑडियो कॉल्स है वो इसराइल से हासिल की गई खुफिया टेक्नोलॉजी के ज़रिए रिकॉर्ड किया करते थे और उसके बाद मामलात को अपने हक़ में मोड़ने की कोशिश किया करते थे। और फिर इस किस्म की खबरें भी माजी में आती रहीं कि एक आर्मी चीफ़ को मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से BMW गाड़ी रिश्वत के तौर पर भी पेश करने की कोशिश की गई। और फिर इस किस्म की खबरें भी आती रहीं कि एक कोर कमांडर के भाई को कुछ ठेके भी अलाट किए गए लाहौर के अंदर। इस किस्म के तमाम तर सबूत एक बार फिर जो है वो फ़ाइलों की जो फ़ाइलों की गर्द है वो झाड़ी जा रही है। और ये भी इत्तलात हैं कि जो एक अहम तरीन केस है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, हुदैबिया पेपर मिल केस, जिसमें काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचाया, उस केस को रोक दिया गया, फ़ारिग कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब कुछ नए सबूतों के साथ एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि इस मामले को मीडिया की जीनत बनाई जाए। लेकिन सवाल एक बार फिर वही पैदा होता है कि क्या ये तमाम तर चीज़ें नेक नीति के साथ सिर्फ इस मकसद के लिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो तमाम किरदार जिन्होंने करप्शन की या जिन्होंने मुल्क के साथ किसी किस्म की ज़्यादती की उनको किसी किस्म की कोई सज़ा मिले, या सिर्फ़ और सिर्फ बारगेनिंग चिप के तौर पर इन तमाम तर मामलात को इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि कहने वाले तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ राब्ते हुए तो उन्हें भी ये कहा गया कि अगर आप हमारे साथ कोई डील नहीं बनाते तो फिर 9 मई के हवाले से केसेस का सामना करने के लिए एक बार फिर तैयार हो जाएं। गोया कि मकसद मतम नज़र क्या और जो बाखबर हल्के हैं, दावा उनका यही कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल कर फैसिलिटेट करके उसके बदले उनसे कौमी हुकूमत की हमायत हासिल कर ली जाए। और कौमी हुकूमत जिसके अंदर माइनस इमरान खान साहब, माइनस नवाज शरीफ साहब, माइनस आसिफ जरदारी साहब, माइनस बिलावल भुट्टो साहब, माइनस मरियम नवाज साहबा, यानी कि बिल्कुल नए चेहरे, ऐसे चेहरे जिनका ताल्लुक सियासी ख़ानदानों या इन तीनों बड़ी सियासी जमातों के साथ ना हो। और चंद दिन से इस किस्म की गुफ्तगू फैसल वावड़ा साहब मुख्तलिफ TV चैनल्स के प्रोग्रामों के अंदर फरमा भी रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वही सियासी खानवादे हम सियासत के अंदर देख रहे हैं, आखिरकार नए लोगों को मौका इस हवाले से क्यों नहीं मिलता। और पैदर पे मुख्तलिफ TV चैनल्स की जीनत भी बन रहे हैं। उनको कई बड़े एंकर, वेले कारम नगार और मुलाजम साफ़ी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े जुड़े रहे माजी के अंदर, वो अपने प्रोग्रामों के अंदर बुला भी रहे हैं, बैठा भी रहे हैं, उन्हें टाइम भी दे रहे हैं और उनकी जानिब से इन तमाम तर चीज़ों को प्रोपेगेट करने में उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो हालात यही बता रहे हैं कि एक तरतीब के साथ इस किस्म की खबरों का सामने आना कि जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब को आखिरकार ऐसी क्या यकीन दहानी कराई गई, सलमान अकबर राजा साहब को आखिरकार ऐसी क्या यकीन दहानी कराई गई, बैरिस्टर गौर साहब को आखिरकार ऐसी क्या यकीन दहानी कराई गई, मुज़म्मिल असलम साहब को आखिरकार ऐसी क्या यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे पहले तो इस किस्म के बयानात उनकी जानिब से सामने आ रहे थे कि जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश नहीं करेंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम एक 3 माह का बजट पेश कर देंगे सप्लीमेंट्री मामलात को चलाने के लिए। और वो सहूलत जो मरकज़ सूबे से चाहता है यानी कि ग्रांट्स की ट्रांसफ़र का, वो सहूलत हम मरकज़ को नहीं देंगे। उस वक्त तक बजट ही पेश नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई जाए। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अब आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास बुला लिया बल्कि शफ़ी जान साहब जो तर्जुमान हैं उन्होंने तस्दीक भी कर दी कि नहीं जनाब, हम 3 माह का कोई आर्जी या सप्लीमेंट्री बजट पेश नहीं कर रहे, हम बल्कि मुकम्मल बजट पूरे साल का पेश कर रहे हैं। फिर बैरिस्टर गौर साहब की भी
کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جناب ہماری تو خواہش تھی کہ ہم عمران خان صاحب سے مشاورت کر لیں لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اب مجبوری ہے، قانونی پیچیدگیاں ہیں، بجٹ پیش کرنا ہوگا۔ سوالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب سے کسی قسم کی کوئی ملاقات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی یقین دہانی اس حوالے سے کرا دی گئی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے یا مستقبل کے معاملات کے حوالے سے، کہ یکا یک اچانک کس طرح رات گئے نہ صرف خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بجٹ بھی 3 ماہ کا نہیں بلکہ پورے سال کا پیش کیا جائے گا، اور وہ تمام تر دعوے جو کیے جا رہے تھے کہ جناب جب تک آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کراتے ہم کسی قسم کا کوئی بجٹ پیش نہیں کرنے جا رہے، وہ تمام تر دعوے ہوا ہو گئے۔ یہ اگر ان تمام تر ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ ایک بار پھر پاکستان ایک ایسے مقام پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ جس موقع کے اوپر اپنے ہی بنائے ہوئے نظام سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بظاہر تنگ نظر آتی ہے یا ان کا دل بھر گیا ہے، جو کہ ہر 4 سال کے بعد کے عرصے کے بعد بھر جایا کرتا ہے، اور کچھ مخصوص لکھاری بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں جناب اس حکومت کو فروری 2024 سے نہ سمجھا جائے بلکہ اپریل 2024 سے سمجھا جائے، اور یہ حکومت پی ڈی ایم 1 کی اور پی ڈی ایم 2 کی دونوں دفعہ شہباز شریف صاحب جن کے وزیر اعظم تھے، یہ اپنی مدت کے وہ 4 سال جس کے بعد عموماً اسٹیبلشمنٹ بور ہو جایا کرتی ہے، وہ 4 سال پورے کر چکی ہے، 5 بجٹ دے چکی ہے، کسی قسم کا کوئی معاشی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی، کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا سکی، تو ایسے حالات میں اب ان کا گھر جانا ٹھہر گیا ہے۔ یہ ہے جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔